हेलो गाइस, कैसे हो आप सब सही होंगे। मैं होप करता हूँ कि इस पैंडमिक में आप सब अपना ख्याल रखें, अच्छे से सेहतमंद रहें, अपनी केयर करें, अपने घर वालों की केयर करें। और इसी बीच मैं और मेरा इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है किसी भी पैंडमिक की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से वो डिस्टर्ब हो, उसमें कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक आए जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन रुके। आपकी एजुकेशन रुकेगी तो आपकी सिलेक्शन रुकेगी, आपकी सिलेक्शन रुकेगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब रुकेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस पैंडेमिक में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और एग्ज़ाम तो ऑन टाइम पे होने ही होने हैं, चाहे आप यूपीएससी लो, आईएएस लो, केएस लो, सब इंस्पेक्टर लो, जेकेएसएसबी लो। और आप जैसे सब जानते ही हैं कि फ़िज़िकली क्लासेस अटेंड करना आज पॉसिबल नहीं है और सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो चुके हैं। तो मैं और मेरे इंस्टीट्यूट ने एक छोटी सी एफर्ट करा है आपको समझाने के लिए। और जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें जीएस जो है उसका कंपोनेंट बहुत उसके बिना तो सिलेक्शन होने से रहा। कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसमें जीएस तो कंपोनेंट आएगा। और इसीलिए मैं और मेरा इंस्टीट्यूट आज आपके लिए जीएस की वीडियोस लेके आए हैं। काफ़ी अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल में, किस एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे हमें लगा कि जीएस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट हैं। जैसे जीएस में आपको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी। और हमने जब सर्च करा बच्चों में तो देखा कि हिस्ट्री और पॉलिटी जो है वो बच्चे कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में, और ख़ासकर इकोनॉमिक्स में। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या केएस की, उनके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो यही चीज़ हम देखते हुए हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की वीडियोस लेके आए हैं। और मेरा जो कोशिश रहेगी, मैं आपको बेसिक से बेसिक लेवल से लेके और आईएएस तक के लेवल तक की इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और उसी बीच में, उसी टाइम में मैं आपके लिए जो पुराने एग्जाम्स होंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए इकोनॉमिक्स लड़ते, यूपीएससी में आया है, कोई केएस में आया है, सब इंस्पेक्टर में आया है, सीडीएस में आया है, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है इकोनॉमिक्स को लेके, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उसका सही आंसर क्या था, उस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या था, उस क्वेश्चन में कैसे कहाँ गलती हो सकती थी, ये भी मैं आपके साथ इस सारी वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, तो होप आपको अच्छी लगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हेल्पफुल लगे तो आप हमें नीचे कमेंट दें। आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोरल, हमारा मोटिवेशन बूस्ट करेगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स जो है ये जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे एकेडमिक्स में मैथ्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसी तरह जो इकोनॉमिक्स है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। और लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि देखते हैं कि यार इकोनॉमिक्स इतनी मुश्किल है क्या नहीं है। मुश्किल नहीं है, बट कोई जो आपको समझाता है उसको समझाने का टैक्ट नहीं है, किस तरह से इकोनॉमी को सिंपल बनाया जाए, किस तरह से इकोनॉमी को अप्रोच किया जाए, बहुत सारे लोग यही नहीं जानते हैं। और बिना इकोनॉमिक्स पढ़े हुए आपका सिलेक्शन ज़िंदगी में किसी भी एग्ज़ाम में हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक चूज़ करेंगे, उस टॉपिक को बेसिक लेवल से आईएएस लेवल तक का कोई टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको कवर कराऊंगा ये टॉपिक जो है जेकेएसएसबी में किस तरह से पूछा जाएगा, सब इंस्पेक्टर में किस तरह से पूछा जाएगा, केएस जिन्होंने देना उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मेन मेरा टारगेट जो रहेगा वो केएस या फिर आईएएस वालों को इकोनॉमिक्स के लिए रहेगा, किस तरह से वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक जो पिछले एग्जाम में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। कैसे उसको टैकल करना था, कहाँ कोई स्टूडेंट गलती कर सकता था। ठीक है, तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जैसे इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थतंत्र। देखिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। देखिए, दो तरीके से स्टडी होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है, एक एकेडमिक स्टडी होती है। अब आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको जाके यूनिवर्सिटी में जाके 25, 30, 40 नंबर का एग्जाम नहीं लिखना है, वो लिखना है आपको मेंस में लिखना है। बट पहले आपको प्रीलिम्स वगैरह क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए उसकी अप्रोच क्या रहती है, अलग रहती है। उसके लिए उसको जो टॉपिक्स को ज़्यादा एम्फेसिस देना वो चीज़ अलग रहती है। और मेंस के लिए या फिर कुछ ऐसे लिखने के लिए जो टॉपिक रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं या सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करनी है।
ज़्यादा चीज़ों में घुसना नहीं है, डेट इज, इसलिए इसको जीएस कहते हैं, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो जनरली चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा घुसने की कोशिश या पीएचडी करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हम सबको पीएचडी नहीं करनी है, डॉक्टर थोड़ी बनना, हमें क्या करना है, नंबर लाने हैं, एग्जाम क्लियर करना है और सिलेक्शन लेनी है और घर में जाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने सबसे पहला हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को मैंने जो है, जो मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तरीका है, तो मैंने इकोनॉमिक्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे हिसाब से आता है, वो है मनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पेंशन। ये एक पार्ट है जो मैं पहले कवर करूंगा, उसके बाद बजट पार्ट आएगा, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट आएगा, उसके बाद एग्रीकल्चर पार्ट आएगा, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पार्ट आएगा, ठीक है। तो जो पहला जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो पहला जो पार्ट है, उसमें मैं कवर करूंगा आपका मनी, देन बैंकिंग, देन पेंशंस, देन इंश्योरेंस। किस तरह से मनी क्रिएट होती है, किस तरह से मनी चैनलाइज होती है हमारी इकोनॉमी में, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर किस तरह से चलता है, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर कौन सा चलता है, कौन सी मिनिस्ट्रीज चलाती हैं, क्या है क्या नहीं है, इसी तरह से पेंशंस कैसे चलती हैं, कौन कौन सी पेंशंस में स्कीम्स आई हैं, और उसमें मैं आपका बजट भी कवर करूंगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए या फिर केएस वालों के लिए, जो उनको पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब हम इकोनॉमी शुरू करते हैं, अर्थतंत्र, ठीक है, किसी देश की इकोनॉमी किस तरह से चलती है, हमें अपने देश से मतलब है, तो हम अपनी इकोनॉमी पढ़ेंगे, भाई हमारी इकोनॉमी किस तरह से चलती है। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो पहला सिस्टम जो हमारा शुरू में आता है, वो था हमारा बॉर्डर सिस्टम। आप सबको पता है, ब्रह्म ज्ञान ये सबको होता है, बॉर्डर सिस्टम क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो वो ही ब्रह्म ज्ञान में आपको मैं सबसे पहले मैं भी आपको दूंगा कि बॉर्डर सिस्टम क्या था। बॉर्डर सिस्टम में क्या होता था कि कोई क्या करता था, किसी के पास संतरे हैं, किसी के पास केले हैं, अब उसको संतरे खा खा के उसका दिल भर गया कि भाई मैं संतरे नहीं खाऊंगा, वैसे भी संतरे खाने से क्या होता है, सर्दी हो जाती है, तो बोले भाई मैं संतरे नहीं खाऊंगा, मुझे क्या खाने हैं, केले खाने। अब उसके पास तो केले हैं नहीं, तो क्या बोलेगा, दूसरे बंदे को मान लो क्या खाने हैं, संतरे खाने हैं, तो क्या करेगा, वो उसको 4 संतरे दे देगा, उसकी जगह क्या ले लेगा, 4 केले ले लेगा। डेट इज अ बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो पहले जब मनी नहीं थी तो ये बार्टर सिस्टम था, इस तरह से आदान प्रदान चीजों का होता था। तो कहा जाता है ये जो वाटर सिस्टम था, ये मेसोपोटामियन ट्राइब ने शुरू करा था। मेसोपोटामिया कोई ट्राइब थी, उन्होंने वाटर सिस्टम शुरू करा था, ठीक है। अब आप सब बोलोगे कि सर ये फिर गलत क्यों था, क्यों कोई चीज़ गलत क्यों होती है, क्योंकि इसकी क्या होती है, डिसएडवांटेजेस होंगे, इसलिए वो चीज़ क्या होगी, गलत होगी। मारुति वालों ने कार बनाई, उसकी क्या थी, डिसएडवांटेजेस थी, उसमें अच्छा फील नहीं आता चलाने का, पावर शेयरिंग नहीं था, क्या हुआ, मारुति की 800 बंद हो गई, उसकी अब क्या आना शुरू हो गई, मर्सिडीज आना शुरू हो गई, है ना। तो किसी चीज़ की क्या होती है, डिसएडवांटेज होना शुरू होती है, फिर उसमें क्या होती है, चीज़ें इंप्रूव होती हैं, इंप्रूव होती हैं तो क्या होता है, लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी क्या कुछ डिसएडवांटेजेस थी, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान तो सब दे देते कि भाई क्या था क्या नहीं था, वाटर सिस्टम, सेब केले लेके उसने केले खा लिए, उसने उसके बाद सेब खा लिए, तो भाई ये वाटर सिस्टम था। बट वो डिसएडवांटेज उसकी क्या थी, वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सबसे पहली डिसएडवांटेज थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब इसका क्या मतलब है कि आपको अगर वाटर सिस्टम को सक्सेसफुली रन करना था, तो क्या चाहिए था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास 10 संतरे हैं, ऑरेंजेस, और दूसरे आदमी के ए के पास 10 ऑरेंज, बी के पास मान लो 10 बनानास, ठीक है। अब मुझे बनानास खाने हैं, तो मैं उसको क्या दे सकता हूं, ऑरेंज दूंगा, तो उसके बदले मुझे क्या देगा, बनानास देगा। अब मान लो अगले बंदे को ऑरेंज नहीं खाने हैं, अब उसको तो नहीं खाने ना ऑरेंज, अब मुझे बनाना खाने, तो मैं कैसे खाऊंगा। तो इसीलिए अगर डबल को इंसिडेंस होता, इसको भी ऑरेंज खाने हैं और इसको बनाना खाने हैं, दोनों को एक दूसरे की चीजें खानी है, तभी जाके ये जो सिस्टम था ये सर्वाइव कर पाता। तो इसके लिए पहली चीज क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए था। अगर मुझे उससे कोई चीज लेनी थी और अगर उससे भी मुझे वो चीज लेनी, तभी जाके वो सिस्टम परफॉर्म होगा। अगर मान लो उसको ये ऑरेंजेस खाने ही नहीं है, तो ये सिस्टम मैं बनाने कैसे खाता, उसको तो खाने नहीं। फिर अगर मान लो उसको क्या खाने थे, 10 अमरूद खाने हैं, है ना, तो वो बोलेगा भाई मुझे क्या चाहिए, 10 अमरूद चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस बंदे के पास जाऊंगा कि भाई मुझे पहले क्या दे, तू अमरूद दे। ये बंदा मुझे अमरूद देगा, मैं ये अमरूद क्या करूंगा, इसको दूंगा, फिर ये मुझे क्या देगा, बनानास देगा, और मैं जाके क्या खाऊंगा, बनानास खाऊंगा। तो कितना ताम झाम हुआ। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए था। दूसरी चीज क्या था, डजंट सपोर्ट द लेबर डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, ये लेबर डिवीजन को सपोर्ट नहीं करता था। मान लो कैसे, मान लो
कि क्या हुआ, ऐसे आज की जो जनरेशन, कोई फार्मर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, वो कुछ कमाते हैं और क्या लेके आते हैं, पैसा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, ठीक है। मान लो उस समय क्या था सबसे ज्यादा डिमांड्स क्या थी, ऑरेंज की थी, और ऑरेंज के बदले बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो गई, ठीक है। अब जो आदमी साइंटिस्ट था, अब उसके पास क्या था, प्लान थे, क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, अब उस एक्सपेरिमेंट्स के बदले तो उसको कुछ तो मिल नहीं रहा खाने को, तो बोलेगा भाई मैं इस साइंस का क्या करूंगा, मैं भी जाके क्या करूंगा, ऑरेंज ही उगाना शुरू करूं, ठीक है, समझ आई। तो इसलिए वो क्या कर रहा था, लेबर डिवीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर सारे लोग क्या उगाना शुरू कर देंगे, ऑरेंज उगाना ही शुरू कर देंगे, ठीक है। तो लेबर डिवीजन को ये सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मान लो ऐसे अभी पैसा होता है तो कोई पैसा क्या करता है, इंजीनियर बन के पैसा कमाता, कोई डॉक्टर बन के पैसा कमाता, कोई फार्मर बन के पैसा कमाता, कोई दिहाड़ी लगा के पैसा कमाता, कोई रेडी लगा मोमो लगा के पैसा कमाता। तो क्या है, वो जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा उनकी चीजें या उनकी वांट्स के लिए वो पैसा यूज होता है। इसलिए सोसाइटी में क्या है, लेबर का डिवीजन है। मान लो सब कुछ ऐसा हो जाए वाटर सिस्टम की तरह कि सब कुछ हमें ऑरेंजेस के बदले मिलना शुरू हो जाए, तो भाई इंजीनियर क्या बोलेगा कि भाई मुझे इंजीनियर बन के क्या मिला, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इससे अच्छा तो मैं क्या करता, ऑरेंज ही उगाना शुरू कर देता। तो सोसाइटी में क्या होगा, लेबर डिवीजन नहीं होगा। सबसे ज्यादा ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा ये था, इसीलिए भी वाटर सिस्टम क्या हुआ, फेल हुआ, ठीक है। और तीसरी बात देखो, अब जो संतरे थे, अब संतरे अब 10 साल तो रहेंगे नहीं, अब संतरे कहीं ना सड़ भी जाएंगे, इसके संतरे भी सड़ जाएंगे, केले भी सड़ जाएंगे। और जब इनके पास जो इनकी कमोडिटीज थी, संतरे थे, केले थे, जब ये सड़ गए, जब इनके पास अपनी जो कमोडिटी ये सड़ गई, तो अगली बार जब ये कुछ लेने जाएंगे तो किसके बदले आदान प्रदान करेंगे, ठीक है, उनकी स्टोरेशन नहीं थी। तो ये सब सारे डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, वाटर सिस्टम को खत्म किया। इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर सिस्टम खत्म किया, और हम क्या हुए, नेक्स्ट स्टेज पे गए, ठीक है, जिसको कहते हैं मनी। जिसको कहते हैं मनी। अच्छा, वाटर सिस्टम की डिसएडवांटेजेस के बाद क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, आइटम्स जो थी पेरिशेबल्स थी, किसी के संतरे या फिर केले उसके सड़ गए, तो भाई वो किस चीज़ के लेके वो एक्सचेंज करेगा, फिर क्या चीज़ लेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जब चीज़ खत्म हुई तो क्या आई, हमारी मनी, ठीक है, हाँ मनी। उसके बाद किसका एवेल्यूएशन हुआ, मनी का एवेल्यूएशन हुआ, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे कि मनी का एवेल्यूएशन, मनी का एवेल्यूएशन, उसकी क्या क्या टाइप। सबसे पहले जो आती है वो हमारी आती है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में क्या हुआ कि जो लोग थे, जब उनके संतरे या फिर केले, अमरूद सड़ना शुरू हुए, तो भाई आदान प्रदान तो चीज़ों का करना था, कुछ चीज़ें तो किसी को चाहिए थी। अब ऐसा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता कि भाई उसके घर में सब कुछ हो और उसको किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत ही नहीं हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हर एक आदमी जो था उसको किसी ना किसी दूसरी चीज़ के लिए नीड थी, उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये तो पेरिशेबल्स हैं, संतरे हैं, केले हैं, ये चीज़ें जैसे होता था चीज़ें ये पेरिशेबल है, तो उन्होंने बोला कि हम किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, कमोडिटी मनी की तरफ। मतलब कोई कुछ भी चीज़ें हो जाए, जैसे किसी ने किसी को कपड़े दे दिए, किसी ने किसी को लोहे का सामान दे दिया, उसकी वजह से उसको कपड़े ले लिए, किसी ने उसको किल दे दिए, किसी ने किसी को सिल्वर दे दिया। इस तरह से लोग क्या करने लगे, एक्सचेंज करना शुरू कर गए, ठीक है। इसमें भी फिर क्या होना शुरू हो गया, अब चीज़ें जो थी, आयरन जो था वो तो लिमिटेड था, जब सारा आदान प्रदान कर देंगे तो आगे करने के लिए वो कहाँ से लेंगे, ठीक है। फिर एवोल्यूशन हुई, फिर हम किसकी तरफ आए, मेटालिक मनी की तरफ आए। लोग क्या करने शुरू कर गए, मेटल्स की मनी बनाना शुरू कर गए। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो केएस वाले हैं, आईएएस वाले हैं, जेकेएसएसबी वाले हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, तो जो साले जो राजा थे, महाराजा थे, वो क्या करना, मेटल की मनी इशू करना शुरू कर गए। जैसे कॉपर के सिक्के शुरू करना शेरशाह शुरू ने जैसे कॉपर दिराम शुरू कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे जो गोल्ड के कॉइन्स शुरू करना शुरू कर दिए। इस तरह के मनी इशू करना शुरू कर गए। तो जो मनी थी वो भी दो टाइप की थी, फुल बॉर्डर मनी और टोकन कॉइन। फुल बॉर्डर मनी कौन सी मनी होती थी, मान लो सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन, ये क्या था, फुल बॉर्डर कॉइन था। अब इन कॉइन्स की जो थी दो चीजें होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू, अब नहीं दिख रहा होगा सर, दिख रहा है, दिख रहा है, एक तो है फेस वैल्यू, दूसरी होती है इंटरेस्टिंग वैल्यू। अब ये कॉइन थे, अब मान लो 100 का एक सोने का सिक्का है, उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया 5 रुपए का है, मतलब इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपए। मतलब वो सोने का सिक्का आप दुकान पे लेके जाओगे, कुरकुरे वाला वो आपको 5 रुपए का कुरकुरे देगा, डेट इज अ फेस वैल्यू। बट इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, अगर वही आप
सोने का सिक्के को अगर ज्वेलरी वाले शॉप के पास तुलवाओगे, मान लो 5 ग्राम का हुआ, तो भाई आप क्या करोगे, 5 ग्राम का पिघलवा के उसकी सोने की चेन बनवा लोगे, और वो सोने की चेन कितने की बिकेगी इस समय, आप लगाओ 20-25 हज़ार की बिकेगी। तो इन जो कॉइन जो थे इनकी इंटरेस्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा थी दैट फेस वैल्यू से। तो लोग क्या करना शुरू कर गए, इनका इकट्ठा करना इनको शुरू कर गए। मतलब ट्रेड वो करने लगे उसी में, चीजों में, वाटर सिस्टम में ट्रेड करना शुरू कर गए, और इन सिक्कों को क्या करना शुरू कर गए, जोड़ना शुरू कर गए। तभी आप देखो पुराने जो होते हैं, अब वो कमरा खोदते हैं तो उनके जो दादा परदादे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उनके कमरों के नीचे से इतने टैंकर भर भर के चांदी के सिक्के निकले हैं, किसी के सोने के निकले हैं, किसी के कुछ निकले। तो वो क्या करते थे, लोग उस कमोडिटी को इकट्ठा करना शुरू कर। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरेस्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। अब ये होता है फुल बॉर्डर का। दूसरा टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स क्या होते थे, जैसे सिल्वर का जो आज का 5 का सिक्का मिलता है आपको, अब उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, अब 5 रुपए के लेके जाओगे आपको तो 5 रुपए का चॉकलेट दे देगा वो, लेकिन उसको पिघला के आप क्या बनाओगे, उसका कोई चम्मच थोड़ी बनाओगे, उसको जब पिघलाओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप क्या करते हो, उसको पिघलाते नहीं हो, आप उसके जाके क्या करते हो, 5 रुपए का चॉकलेट लेते हो। क्यों? उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है। और ये जो गोल्ड वगैरह है, जितने भी सिक्के थे, और ये गोल्ड जो था क्या था, लिमिटेड था। आप सब सिक्के तो गोल्ड के तो बना के करेंसी तो चल नहीं सकती। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, मेटालिक मनी भी फेल होना शुरू। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो भी क्या है, लिमिटेड है। तो लोग क्या करने, एक के पास बहुत सारा मेटल होगा, किसी के पास होगा नहीं, तो फिर इकोनॉमी किस तरह चलेगी, क्योंकि वो सर्कुलेशन में नहीं आते हैं इकोनॉमी की, वो एक दूसरे के पास से उसके पास से नहीं जाते। लोग क्यों, लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड में बॉर्डर सिस्टम से ट्रेड कर लेंगे, और ये जो कॉइन्स होंगे इसको क्या कर लेंगे, अपने संदूकों में भर भर के घर पे रख लेंगे। ठीक है। तो ये जो मनी थी ये भी क्या होना शुरू हुई, फेल होना शुरू हुई। फिर हम किस पे आए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज की, पेपर और फिएट मनी पे आए। किस पे आए, पेपर मनी पे आए। ठीक है। आप पेपर मनी पे क्या होता है, देखो पेपर मनी क्या है, जैसे 10 रुपए का नोट आपका, डेट इज पेपर मनी। अब पेपर मनी जो है इसकी क्या है, इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। देखो कैसे, आज जो पेपर है 10 रुपए का नोट है, अब मैं जाऊंगा 10 रुपए की मुझे कुल्फी देगा वो, अगर मैं इसको पिघला दूं, जला दूं, तो मुझे क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है। और इसीलिए लोग आप यूज भी नहीं कर सकते। आप देखो फॉर एग्जाम्पल, लोग पेपर मनी की आप डायरी बना के, बुक बना के आप रखोगे क्या उसको, क्यों? आप उस पर लिखोगे, क्यों? क्योंकि वो क्या है, डायरी बना दोगे, उसके उस नोटों की आप डायरी बना दोगे तो क्या है, यूजलेस है। तो वो जो पेपर मनी है वो कैसे यूज है, कि आप जाओगे और वो आपको उसके बदले में, उसकी वैल्यू के बदले में वो आपको कुछ भी, चीनी हो गया, कुरकुरे हो गया, वो कुछ उसकी वैल्यू के हिसाब से दे देगा। 10 रुपए का पेपर लेके जाओगे, नोट लेके जाओगे, 10 रुपए के हिसाब से आपको जो भी चीज बनती है वो दे देगा। ठीक है। तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या आती है, ऑलमोस्ट जीरो रहती है। ठीक है। उसकी फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू मतलब उस नोट के ऊपर जितना वो पैसा लिखा होगा। ठीक है। अब कहते हैं कि जो पेपर मनी होगी, अब कौन सी मनी पेपर मनी होगी, कौन सी मनी पेपर मनी, बोले आप कोई भी आप फोटो स्टेट वाले से पेपर ले लो जाके, वो क्या है, मनी है। आप बोलोगे सर वो भी तो पेपर है, लेकिन वो पेपर तो है। अब उसने बोल दिया कि भाई ये पेपर मनी है, बट सरकार तो नहीं लेगी, लोग तो नहीं लेंगे उस पेपर को, लेके आप जाओगे तो कुलचा तो नहीं देगा 10 रुपए वाला वो। ठीक है। तो पेपर मनी 2 कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, पेपर मनी कहेंगे। ठीक है। पहली क्या है, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकली वर्चुअल कॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी। पहली तो एक है वो इन दी फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म में, जैसे 10 रुपए का नोट गया फिजिकल फॉर्म में है, और जैसे वर्चुअल कॉइन क्या है, जैसे जाते हैं जो आपकी वॉलेट में मनी रहती है ना, जो आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की मैं अलग पे वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। हर साल यूपीएससी में क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आता है, 2020 में भी क्वेश्चन था, 19 में भी क्वेश्चन था, 18 में भी क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन था। ठीक है। जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो मैं अलग से बनवाऊंगा उस पर वीडियो। ठीक है। पहली तो कंडीशन ये होती है कि वो वर्चुअल कॉइन हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे क्रिप्टो कॉइन हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसमें होना चाहिए वो पेपर करेंसी। और दूसरी क्या है, वो मस्ट बी इशू बाय किंग और गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक। वो किसी देश में किंग है, किंग द्वारा इशू की जानी चाहिए। अरे किसी देश में सरकार है तो सरकार द्वारा इशू होनी चाहिए, या फिर किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा इशू होनी चाहिए। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लो मैं क्या हूं, ना मैं राजा हूं, ना मैं कोई सरकार हूं, ना मैं सेंट्रल बैंक हूं, और मैं 10 रुपए का पेपर लेके आया, उसको और मैंने लिख दिया कि 10 रुपए है, मैं ईशांत बाबा 10 रुपए धारक को अदा करने का वचन देता हूं, है ना। तो वो क्या, वो मैंने इशू किया, अब वो मैं आपको दूंगा, वो 10 रुपए लेके आप जाओगे तो आपको कोई कुरकुरे देगा,
नहीं देगा। क्यों? उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या? पहले तो वो फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप बोलोगे सर वो भी तो फिजिकल फॉर्म में था। हाँ ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ भाई वो फिजिकल फॉर्म में था, बट मैं बोलूंगा कि आपको दूसरी कंडीशन भी तो चेक कर लो भाई। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो मस्ट बी इशूड बाय किंग, और मैं क्या हूं? किंग तो मैं कहीं का हूं नहीं, ठीक है, ना मैं सरकार हूं ना मैं सेंट्रल बैंक हूं। इसीलिए वो जो मनी है वो बोल देगा कि भाई ये पेपर मनी या पेपर करेंसी नहीं है, ये फिएट मनी नहीं है। समझ आया? फिएट मनी क्या है, फिएट पेपर मनी क्या है। और इसी के ऊपर 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, वो अभी हम टैकल करेंगे, देखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं फिएट मनी। अब देखो, आप बोलोगे सर पेपर मनी तो समझ में आया, बट फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी क्या होता है? अब देखो फिएट मनी क्या, अब मैंने आपको एक आसान सी भाषा में, बहुत सारी बुक्स डेफिनेशंस लिखती हैं, तो मैंने आपको इस आसान भाषा में समझाया कि फिएट मनी क्या होगी, जिसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के मुकाबले में क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। अब इंट्रिस्टिक वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए का नोट है, उसके ऊपर लिखा है 10 रुपए, डेट इज उसकी क्या है, ये फेस की वैल्यू, उसके थोबड़े पे लिखा हुआ है ये 10 रुपए का है, और आप 10 रुपए लेके जाओगे और वो आपको 10 रुपए वाला क्या देगा, कुरकुरे देगा। 10 रुपए वाला लेके जाओगे तो 20 रुपए वाला कुरकुरे तो नहीं देगा। क्यों? क्यों बोलेगा भाई इसके ऊपर क्या है, 10 रुपए ही इसकी क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है। और इंट्रिस्टिक वैल्यू क्या होती है? और मैं उसको जला दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसका। समझ आया? तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, फिएट मनी, ठीक है। आप देखो जो 10 रुपए का नोट होता है, 10 रुपए का नोट होता है, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। वो क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, वो एक कागज का टुकड़ा है। उस कागज के टुकड़े पर उसको वैल्यू दी गई। किसने दी? सरकार ने दी, जिसने उसके ऊपर क्या छापा कि ये इसके ऊपर कितने का है, 10 रुपए इसकी वैल्यू है। उसको उसकी वैल्यू किसने दी है? सरकार ने दी है। जहां सरकार ने दी है, कोई यहां कोई किंग है उसने दी है, या फिर किसी सेंट्रल बैंक ने दी है, तो उसकी औकात कितनी है, 10 रुपए। और उसकी वैल्यू को फर्दर किसने बताया? दुकानदार ने, जिसने आपको 10 रुपए की उसके इक्विवेलेंट क्या दी, चीज दी। तो मतलब उस नोट को जो वैल्यू दी, एक तो सरकार ने दी और दूसरी उस शॉपकीपर ने दी, जिसने आपको 10 रुपए की उसके इक्विवेलेंट वो चीज दी। 10 रुपए की चीज लेने जाओगे, 20 रुपए की चीनी तो नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि बोलेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपए, इसकी औकात कितनी है, 10 रुपए। तो उसकी औकात कौन बताता है, नोट की औकात? एक तो सरकार बताएगी और दूसरी वो दुकानदार बताएगा जिसके पास आप वो नोट लेके जाओगे। इसीलिए इस चीज को क्या कहते हैं, फिएट मनी। समझ आया? कर दो सर, पॉज कर दो। इंट्रिस्टिक वैल्यू उसकी 0 है फिएट मनी की, ठीक है, इंट्रिस्टिक वैल्यू उसकी 0 है ना, तो इसलिए उसको कहते हैं फिएट मनी। अब देखो नेक्स्ट जो बात आई है, दैट इज लीगल टेंडर। अब आप पूछ लोगे सर लीगल टेंडर क्या होता है? जिस तरह से फिएट मनी बनने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, इट मस्ट बी ए फिजिकल फॉर्म में, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी होगा, है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि वो किसी सरकार, किसी राजा या फिर किसी बादशाह द्वारा घोषित किया हुआ चीज होनी चाहिए। वो उसको क्या माना जाएगा, पेपर मनी माना जाएगा या फिर फिएट मनी माना जाएगा। अब दूसरी बात है लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर पहले देख लो कि इस चीज के लिए भी दो चीजें, कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी कोई चीज क्या होगी, लीगल टेंडर होगी। पहली, इट मस्ट बी ए फिएट मनी। सबसे पहले जो कोई कमोडिटी, जो कोई चीज या जो कोई पेपर मनी लीगल टेंडर होने के लिए उसको पहले क्या होना पड़ेगा, फिएट मनी होना पड़ेगा, ठीक है, जो फिएट मनी आपको पहले बताया। सेकंड, इट मस्ट बी लीगली वैलिड। इट मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेबिट्स एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द कंट्री। मतलब जो अगर कोई लीगल टेंडर है, वो लीगल टेंडर अगर कोई, मान लो कोई पेज का टुकड़ा है, सबसे पहले मान लो कोई पेज का टुकड़ा है, उसको सरकार ने बोला कि जो पेज का टुकड़ा है ये 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फिएट मनी हो जाएगी, ठीक है, वो फिजिकल फॉर्म में है। उसके बाद वो क्या कर रही है, उस देश की सरकार उसको इशू कर रही है, ठीक है, वो क्या बन गई, फिएट मनी बन गई। अब फिएट मनी के लिए उसको अब लीगल टेंडर बनाना, अगर वही फिएट मनी बोल दिया जाता है कि ये क्या है, लीगल टेंडर है, मतलब उसका क्या मतलब है कि सबसे पहले वो क्या है, फिएट मनी है, और दूसरा कि वो लीगली वैलिड है उस देश में हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए और हर एक डेबिट के लिए, उसको कोई दूसरा बंदा लेने से इनकार नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है जिसपे महात्मा गांधी जी की तस्वीर है,
ठीक है। सबसे पहले ये जो 10 रुपए का नोट है ये क्या है? फिएट मनी है। क्यों फिएट मनी है? दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए उसके लिए। सबसे पहली, ये फिजिकल फॉर्म में है सर है। दूसरी कि ये कि सरकार द्वारा इशू होने चाहिए, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये किसने इशू किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ने। तो ये क्या बन गई? फिएट मनी बन गई। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये लीगल टेंडर है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, दो चीजें मुझे फिलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली, इट मस्ट बी ए फिएट मनी। तो ये 10 रुपए का नोट मैं देखूंगा ये फिएट मनी है, हाँ है। और दूसरा, इट मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेबिट ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द कंट्री। मतलब ये 10 रुपए का नोट मैं लेके पूरे भारत में कहीं भी चला जाऊं, ये 10 रुपए का नोट मैं कहीं भी लेके चला जाऊं, तो हर जगह पे 10 रुपए का मैं कुरकुरे खरीद के खा सकता हूं। क्यों? अगर कोई इसको लेने से इनकार करेगा तो मैं बोलूंगा कि भाई तू इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सरकार मुझे कह रही है कि ये जो 10 रुपए का नोट है ये क्या है? लीगल टेंडर है, इसको तू लेने से मना नहीं कर सकता। इसीलिए कि जो भी आपके पास नोट होता है उसको कोई भी लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाय लॉ वो क्या है? लीगल टेंडर है। और लीगल टेंडर का मतलब क्या है? कि कोई भी उधारी या कोई भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए वो पैसा, वो मनी क्या है, कर सकते हो उसके साथ आप। ठीक है, वो लीगली वो वैलिड है, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, लीगल टेंडर। अब लो देखो, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, जब मोदी जी 8 बजे आए, रात को 8 बजे आए, उन्होंने क्या बोला कि जो 500 और 1000 के नोट होंगे, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने क्या बोला कि जो 500 और 1000 के नोट होंगे वो आज मध्य रात्रि 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं होंगे, वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। मतलब लीगल टेंडर नहीं होंगे मतलब आप उनसे कोई भी डेबिट और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सामने वाला बंदा उसको लेने से रिफ्यूज कर सकता है, वो बोल सकता है कि भाई हमें सरकार कह रही है ये 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं हैं, इन नोटों के द्वारा कोई भी सेटलमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कुरकुरे, कोई भी बर्थडे केक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में ये लीगल टेंडर नहीं है। समझ आया लीगल टेंडर का मतलब? समझ आया लीगल टेंडर का मतलब? ठीक है। आप देखो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या उसको क्वेश्चन टैकल करने का तरीका था, क्या क्वेश्चन पूछा गया। अब हम क्या करते हैं, लीगल टेंडर में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्या पूछेगा आपसे, क्या करेगा, कुछ चीजें एग्जांपल्स दे देगा, बोलेगा बताओ ये जो करेंसी है, ये जो मनी है, ये भारत में लीगल टेंडर है या नहीं है। तो लीगल टेंडर के लिए आपको क्या कंसेप्ट लगाना है, यही वाला कि आप उससे कुरकुरे या फिर टॉफी, आइसक्रीम खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो। ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लो, इंडियन रूपी या फिर कोई कॉइन, आपके पास कोई भी पैसा है, भारतीय मुद्रा है, कोई भी सिक्का है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, है ना, कोई भी नोट है, 50 का, 500 का, 1000 का, 2000 का नोट है, तो आप जब देखोगे तो आपको पता है कि वो क्या है, लीगल टेंडर है। क्यों? क्योंकि आप उसको ले जाके कोई मूवी देख सकते हो, कोई शॉपिंग कर सकते हो, कोई कपड़े ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री, वो क्या है, लीगल टेंडर है। तो ऑप्शन में आएगा हाँ, इंडियन रूपी और कॉइन्स लीगल टेंडर हैं। हाँ जी सर हैं। ठीक है। दूसरा लो, डीमोनेटाइज 500 और 1000 के जो नोट हैं वो सर लीगल टेंडर है, वो लीगल टेंडर नहीं है। आप पुराना 500 का नोट लेके जाओ, वो दुकान वाला आपको क्या करेगा, बोलेगा भाई ये लीगल टेंडर नहीं है, ये मैं इसको नहीं लूंगा, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डीमोनेटाइज हुए जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं है। क्यों? उसको सरकार ने बोला था ये लीगल टेंडर नहीं है। और लीगल टेंडर ना होने का मतलब उससे आप कोई भी डेबिट और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। अब लो डॉलर लो, येन लो, युआन लो, डॉलर की करेंसी लो। देखो अब डॉलर, आप बोलोगे सर डॉलर भी तो क्या है, फिएट मनी तो है, डॉलर भी तो फिएट मनी है। फिएट मनी कैसे है? क्योंकि वो भी क्या है, फिजिकल फॉर्म में है। पहली कंडीशन फुलफिल हुई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो भी उसकी सरकार या फिर उसका सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है, तो ये क्या है, फिएट मनी है। मैं बोलूंगा हाँ भाई सर ये तो क्या है, फिएट मनी है। बट क्वेश्चन कहां आएगा, लीगल टेंडर पे। यूपीएससी पूछेगा कि ये लीगल टेंडर है या नहीं है। तो लीगल टेंडर आपको कैसे डिसाइड करना है, वही सोचना है कि भाई मैं डॉलर लेके जाऊंगा तो आइसक्रीम मुझे देगा, तो वो आपको आइसक्रीम नहीं देगा। उसको डॉलर लेके जाओ, आइसक्रीम, बोलेगा भाई ये कौन सी करेंसी लेके आया, मैं तो इस करेंसी को जानता तक नहीं, जा भाई इंडियन करेंसी लेके आ। तो कहने का मतलब ये है कि डॉलर हो गया, येन हो गया, युआन हो गया, कोई भी करेंसी है, वो फिएट मनी तो है बट वो लीगल टेंडर नहीं है हमारे देश में।
समझ आई? क्यों लीगल टेंडर नहीं है? क्योंकि आप उससे चॉकलेट टॉफी वगैरह नहीं खा सकते, डायरेक्ट नहीं खा सकते, बट हाँ कन्वर्ट करवा के खा सकते। तो डायरेक्ट बोले कि डॉलर इज ए लीगल टेंडर इन इंडिया, तो वो लीगल टेंडर नहीं है। क्यों? आप डॉलर लेके जाओगे तो आप वैन हुसैन की टी शर्ट खरीद के नहीं ला सकते। ठीक है, समझिए। उसके बाद आओ, आप बोलोगे सर शेयर, बॉन्ड, एटीएम कार्ड ये क्या है? फिएट मनी है या फिर लीगल टेंडर है? तो भाई ये फिएट मनी है ही नहीं। फिएट मनी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो मुझे एटीएम कार्ड दिया वो मुझे सरकार ने थोड़ी दिया है, वो तो मुझे बैंक ने दिया है। तो बैंक जो इशू करेगा तो वो कोई फिएट मनी थोड़ी है। फिएट मनी होने का सेकंड कंडीशन क्या थी? वो सरकार इशू करेगी। तो शेयर हो गया, एटीएम हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ये क्या है? लीगल, ना तो लीगल टेंडर है ना ही फिएट मनी है। ठीक है, समझ आई? तो कहने का मतलब देखो, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको देखना है कौन सा फिएट मनी है, कौन सी फिएट मनी नहीं है, तो आपको क्या एक ही मेथड अप्लाई करना है कि वो पर्टिकुलर चीज मैं लेके जाऊंगा तो मुझे आइसक्रीम वो देगा या नहीं देगा। ये चीज देख लें। अगर आप मान लो मुझे किसी से 10 रुपए की कुल्फी खानी है, तो भाई मैं क्या करूँगा? चेक काट के दूंगा क्या उसको? वो लेगा क्या चेक मेरे से? वो बोलेगा भाई ये तो फिएट मनी नहीं है, 10 रुपए दे भाई, मैं चेक क्यों लूंगा? डीडी लेगा क्या मेरे से? शेयर लेगा? मैं उसको अपना शेयर, भाई ये मेरा इतने शेयर है तो मुझे क्या कर 10,000 की कोई चीज दे दे, वो देगा? क्यों? क्योंकि वो बोलेगा भाई ये लीगल टेंडर ही नहीं है। समझ आई? तो ये लीगल टेंडर नहीं है। समझ आया? आप देखो लीगल टेंडर दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब कि आप उनसे ट्रांजैक्शन और डेबिट कर सकते हो, बट कुछ फॉर्म में। मतलब जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए किसी का चुकाना है, ठीक है, 1 लाख रुपए चुकाना है, तो भाई मैं 1 लाख के सिक्के दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा कि भाई ये जो सिक्के हैं ये क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब कुछ अमाउंट तक ही तुम इसमें पे कर सकते हो, बाकी तुम्हें नोट में मुझे पे करना पड़ेगा। समझ आया? दैट इज लिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब मुझे 10,000 किसी का चुकाना है तो मैं बैंक में जाना है, मैं 10,000 चुकाना है या किसी बंदे का चुकाना है, तो मैं 10,000 के 1-1 रुपए वाले उसको सिक्के नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर है। कुछ अमाउंट तक ही मैं वो पैसे दे सकता हूं। मान लो 1,000 रुपए तक मैं वो सिक्के दे सकता हूं, बाकी मुझे 49,000 नोटों में पे करना पड़ेगा। इस तरह इसको कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। दूसरे आ जाओ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब देखो नोट लेने से कोई मना करता है? 10 लाख, अगर आपको किसी को 10 लाख रुपए देना है तो आप क्या करोगे? जितने मर्जी नोट दे आओ, 500 के दे आओ, वो ले लेगा। 10-10 रुपए वाले दे आओ। बैंक में मुझे 10 लाख जमा करना तो मैं 10-10 रुपए वाले नोट दे दूंगा उसको गठी बना के, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा एक्सेप्ट? क्योंकि वो क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। 2-2 हजार वाले में अगर 1 करोड़ रुपया दूंगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर है क्योंकि नोट्स क्या है? सारे लीगल टेंडर। इंडियन करेंसी क्या है? लीगल टेंडर। समझ आया? समझ आया? समझ आया? लीगल टेंडर में क्या फर्क होता है, फिएट मनी क्या? और कहने का मतलब कि हर कोई फिएट मनी लीगल टेंडर होती है, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। हर एक फिएट मनी लीगल टेंडर नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे युआन हो गया, डॉलर हो गया। डॉलर क्या है? फिएट मनी है, बट वो भारत में लीगल टेंडर नहीं है। डॉलर लेके जाओगे तो वो आपको आइसक्रीम कुल्फी नहीं देगा, कि उसको पहले आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, पॉज कर दो। देखिए लीगल टेंडर समझ आया, फिएट मनी समझ आया। अब मैंने ऐसे आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, पिछले जिस भी टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस टॉपिक्स में से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, यूपीएससी में आया हो, सीडीएस में आया हो, केएस में आया हो, किसी भी में आया हो, तो मैं आपको उसको किस तरह से टैकल करना है, किस लेवल में क्वेश्चन पूछा गया, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इस तरह आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, तो लीगल टेंडर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ जो मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से। क्या बोल रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। कह रहा है कि जो लीगल टेंडर मनी होगी, जो लीगल टेंडर मनी होगी, इसमें से जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इसमें से लीगल टेंडर मनी को करेक्टली कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है, जो इसका मतलब बता रहा है। ठीक है, तो देखो 2 ऑप्शंस होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है, डायरेक्ट आंसर पता है कि भाई मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि भाई ए बी सी डी कोई भी इसका आंसर है, तो वो क्या करेगा? सीधा ठप्पा मार देगा, भाई ये आंसर है, बाकी ऑप्शन को देखेगा नहीं, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट आंसर नहीं पता, बट उनको पता है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, जिन्होंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी जिनको। तो सबसे पहले देखते हैं ये स्टेटमेंट, देखो लास्ट वाली से शुरू करते हैं। कह रहा मेटालिक मनी इन द सर्कुलेशन ऑफ ए कंट्री। क्या ये लीगल टेंडर हो सकता है कि जो भी मेटालिक मनी
कंट्री में सर्कुलेशन में है वो क्या होगी, लीगल टेंडर होगी। अगर भाई कोई मेटालिक मनी नहीं होगी तो क्या वो लीगल टेंडर, अब कोई नोट होगा 10 रुपये, मेटालिक मनी तो नहीं है, तो क्या वो लीगल टेंडर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में ही गलत है जो मैंने आपको पढ़ाया, समझ आई। दूसरा हो कह रहा बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ डीडी चेक, जो मैंने आपको बताया डीडी चेक सबसे पहले तो लीगल टेंडर होने के तो बहुत दूर की बात है भाई, ये तो फिएट मनी ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बैंक इशू कर रहा है, वो सरकार इशू कर ही नहीं रही, और जब वो पहली कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई तो वो होंगे ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सी और डी क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब ऑप्शन बचे ए और बी, ठीक है। अब इसको देखो, कोई समझने की जरूरत नहीं, कह रहा वो मनी विच इज टेंडर्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीगल केसेस, और ये कुछ है वही फालतू सी लाइन लिख दिया कि वही मनी जो वहां पे फीस वगैरह में टेंडर होगी वो होगी। अब जो मैंने आपको पढ़ाया उससे इस लाइन का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अगर आप देखो आंखें बंद करोगे तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत होती है, कंफ्यूजन इसमें हो सकती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वही वाला आइसक्रीम वाला देखो, अब डीडी चेक लेके जाओगे आपको आइसक्रीम देगा नहीं देगा, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और मेटालिक मनी तो मैंने वैसे कहा, अगर मेटालिक मनी इतनी सक्सेसफुल होती तो वो पेपर मनी पे आते ही नहीं, समझ, ये ऐसे गलत हुई। भाई ये कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहा है, तो जो कोर्ट ऑफ लॉ में मनी वगैरह नहीं हो क्या वो लीगल टेंडर नहीं है, ये तो स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो लास्ट में कौन सी बच गई स्टेटमेंट, ये, इसको देखने की जरूरत ही नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका बी। अब दूसरी तरीके से आओ, इसको पढ़ो, द मनी विच इज ए क्रेडिटर अंडर कंपल्सरी टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, मतलब जो उधार देने वाला, जो जिसने किसी पैसे दिए हुए हैं, क्रेडिटर है जो है ना, कहता वो मनी जो क्रेडिटर को कंपल्स कर सकती है उसके सेटलमेंट के, उसके क्लेम से सेटलमेंट के लिए। मान लो ये इस लाइन में क्या कह रहा है कि किसी को मुझसे 1 लाख रुपया उधार लेना और मैं उसको 1 लाख रुपया दे रहा हूं, 2-2 हजार वाले नोटों की एक गट्ठी दे रहा हूं। कहता है वो जो 2-2 हजार वाली नोटों की गट्ठी होगी, वो जो मैं उसको दूंगा, वो जो मनी है उसको अंडर कंपल्शन होगा, वो बंदा जिसने मुझे 1 लाख रुपया दिया है वो अंडर कंपल्शन के अंडर है कि उसको वो 1 लाख रुपया लेना पड़ेगा। उस मनी को मैं क्या कहूंगा, लीगल टेंडर मनी कहूंगा। वही मैंने आपको बताया, वही मैंने आपको समझाया कि लीगल टेंडर कौन सी मनी होगी, वो मनी होगी जो बंदा अपने क्लेम्स सेटल करने के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। मान लो मुझे किसी को उधार देना है, वो उसको अगर मैं लीगल टेंडर में पैसे दूंगा वो लेने से इनकार नहीं कर सकता, दैट इज ए लीगल टेंडर मनी। तो वही तो ये कह रहा है कि कोई कर्जदाता उधार जिसको आपने देना है, जो क्रेडिटर है, वो उसको लेने से मना नहीं कर सकता, दैट इज ए लीगल टेंडर मनी। जो मैंने आपको समझाया कि मैं अगर 10 रुपए कुरकुरे लेके जा रहा हूं, जैसे मैंने किसी को उधारी किसी से कुरकुरे ले लिए, अब मैं 10 दिन के बाद उसको 10 रुपए का नोट देने जा रहा हूं कि भाई ये ले। अब वो कह रहा है कि लीगल टेंडर मनी वो होगी कि वो कुरकुरे वाला बंदा इनकार नहीं कर सकता वो लेने के लिए, वो जो मनी होगी दैट इज ए लीगल टेंडर। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आपको क्या दे रहा है, लीगल टेंडर की डेफिनेशन दे रहा है, तो आंसर क्या होगा, दिस इज आंसर। समझ आया। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, समझ आपको आई है। अगर आपको किसी और दूसरे टॉपिक पे किसी अच्छे कोई कंफ्यूजन आ रही है किसी टॉपिक के ऊपर, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्या समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर पीछे एग्जाम में उस पर किस तरह सा क्वेश्चन आया हुआ, उस क्वेश्चन को टैकल करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या उसका आंसर हो सकता था, कहाँ गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे नया कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करेंगे, और मैं आपके लिए आपकी जर्नी में एक हेल्प करूंगा, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।